गुड मॉर्निंग बच्चों। अगला अपना फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं अपना कस्टम का। मैंने आपको बेसिक बता दिया कि कस्टम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से निकला है। कस्टम एक्ट 1962 हमें पढ़ना है, जिसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कस्टम में क्या क्या चीजें क्या होती हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, फिर उसके बाद कितने रुपए लगेंगे, वैल्यू कितनी होगी, रेट कितनी होगी, उसके बाद चलता रहेगा। सबसे पहला टॉपिक अपना बच्चों होता है डेफिनेशंस। जब तक हमें ये नहीं पता कस्टम के अंदर कि इन चीजों का मीनिंग ये होता है, तब तक हम कस्टम में कोई भी टॉपिक पढ़े हमें क्लियर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बच्चों अपन डेफिनेशन चालू करते हैं। काफी सारी डेफिनेशंस है, तो पहले अपन 5-6 डेफिनेशन पढ़े, है ना। सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों इंडिया की। कस्टम ड्यूटी मैंने आपको बताया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर लगती है। मतलब इंडिया में गुड्स कोई आएगा या इंडिया से गुड्स कोई जाएगा तो फिर उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बोलेंगे। अब बात ये है इंडिया क्या है बच्चों। आप लोगों ने इंडिया सबने देखा है मैप में, तो जीएसटी और कस्टम में इंडिया का मतलब अलग है। मतलब अकॉर्डिंग टू जीएसटी इंडिया का एरिया अलग है, कस्टम के हिसाब से इंडिया का एरिया अलग है। जब जीएसटी मैंने आपको पढ़ाया था तो जीएसटी में मैंने आपको बोला था इंडिया मतलब ये पूरा लैंड मास, फिर पानी कहां तक 200 नॉटिकल माइल तक, पानी के नीचे जो सीबेड सबसॉइल होता है वो 12 नॉटिकल माइल तक, और फिर हवा और टेरिटोरियल वाटर के ऊपर जो हवा है वो इंडिया कहलाएगी। ये जीएसटी में अपन ने पढ़ा था। अब पहले कोई भी डेफिनेशन से पहले अपन को पहले पढ़ना पड़ेगा इंडिया क्या है। यहां पर बच्चों कस्टम के अंदर इंडिया की जो बाउंड्री है वो है ज्यादा लंबी नहीं है, 12 नॉटिकल माइल तक। मतलब बच्चों ये है इंडिया की पूरा लैंड मास। अब जैसे भी बनाया है मैंने, ठीक है, हमारा देश है तो उसकी कदर करें, ठीक है। ये पूरा जो है वो अपना लैंड मास है, ठीक है। ये तो अपन ने मैप्स में ऐसा नहीं अच्छा देखा, बट फिलहाल मैनेज करता है, ठीक है। लैंड मास है ये अपना पूरा। अब इस लैंड मास के बाहर भी इंडिया है। यहां तो कुछ नहीं है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ चाइना, यहाँ नहीं, लेकिन पानी का एरिया भी कुछ हद तक इंडिया ही कहलाएगा। अब उसमें है गवर्नमेंट ने कहा कस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। कस्टम के पर्पस के लिए 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है वो इंडिया कहलाएगा, ठीक है। और 12 नॉटिकल माइल में एक नॉटिकल माइल जो होती है वो होती है बच्चों 1.853 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इस बेस लाइन से यहां तक ऑलमोस्ट 22-23 किलोमीटर होते हैं बच्चों। अगर आप नॉटिकल माइल नहीं समझ रहे तो किलोमीटर से देख लो, 22 किलोमीटर तक यहां से जब आप चलोगे तो पानी का एरिया जो होगा वो आपका इंडिया कहलाएगा। समझ में आया। इसका मतलब इंडिया केवल ये नहीं है, इंडिया यहां तक है, ये जो यहां तक है इसको अपन बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर, और अप टू टेरिटोरियल वाटर क्या कहलाएगा, इंडिया। तो कल कोई बोले कि कैसे पता चलेगा कि कोई चीज इंडिया से बाहर निकल गई, तो बाहर निकल गई उसके लिए ये नहीं, ये देखना पड़ेगा। ये अगर कोई शिप इधर से इधर क्रॉस हो गई तो अपन कहेंगे हाँ इंडिया से बाहर आ गया। कोई शिप फॉरेन से आ रही है और वो पानी को इधर से इधर क्रॉस हो गई तो अपन बोलेंगे ये शिप इंडिया में आ गई। इस टेरिटोरियल वाटर पे इंडिया का पूरा पावर होता है। इधर कोई भी तरह की एक्टिविटी इंडिया की परमिशन के हो ही नहीं सकती, और फिर ये आप टैक्स बाउंड्री में भी आ जाते हैं। समझ में आया, ठीक है। जीएसटी जब पढ़ाया था जब तो मैंने बोला था यहां से 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया, उसका नाम होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जीएसटी में तो 200 नॉटिकल माइल तक का पानी जो है बच्चों वो जीएसटी इंडिया कहलाता है, लेकिन कस्टम के लिए 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। डेफिनेशन सब आपको नोट्स में दे रखी है, वो आप देखिए, और उसके अंदर आपको समझना है कि इंडिया है क्या। सारी डेफिनेशन समझनी है, ठीक है। तो इंडिया मतलब बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है दैट इज टेरिटोरियल वाटर, वो क्या कहलाएगा, इंडिया। क्लियर। अब इस इंडिया में होता क्या है, इंडिया में इंपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, और कोस्टल गुड्स वगैरह भी आता है। अब पहले अपन जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों वो क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की। पहली डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंपोर्टेड गुड्स। हमारे सारे चैप्टर का फोकस इस डेफिनेशन पर रहेगा। और इंपोर्टेड गुड्स मतलब क्या होता है, देखो दो चीजें होती है बच्चों, एक होता है इंपोर्ट और एक होता है इंपोर्टेड। आपको जब मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो जब आगे टैक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें लिखाऊंगा कि टैक्स इंपोर्टेड पे लगेगा, इंपोर्ट पर नहीं।
तो बात ये है इंपोर्टेड मतलब क्या। इंपोर्टेड मतलब क्या बच्चों सुनिएगा, जब कोई गुड्स फॉरेन से, कोई शिप आ रही है फॉरेन से, जैसे ये वाली बाउंड्री क्रॉस होके आएगी उसको बोलेंगे इंपोर्ट हो गया। जैसे ही टेरिटोरियल वाटर में एंट्री हुई तो अपन कहेंगे इंपोर्ट हो रहा है, और जैसे ही ये बेस लाइन को गुड्स टच कर जाएगा, जैसे ही गुड्स बेस लाइन को टच कर जाएगा, ये शिप बेस लाइन पे आ जाएगी, अपन बोलेंगे गुड्स क्या हो गया, इंपोर्टेड। अब गवर्नमेंट कहती है टैक्स लगेगा इंपोर्टेड पे, इसका मतलब समझना, प्रैक्टिकल में जब आप चलेंगे तो बताएंगे। मान लो 100 केजी गुड्स रवाना हुआ, यहां से रवाना 100 केजी हुआ, लेकिन यहाँ 80 पहुंचा। अब 20 केजी कहां गया, चोरी हो गया, कोई खराब हो गया, व्हाटएवर जो भी हो गया, लेकिन पहुंचा कितना, 80 पहुंचा। अगर 80 ही पहुंचा तो फिर जो डेफिनेशन है वो कहती है टैक्स तो इंपोर्टेड पे लगता है। इंपोर्टर कह रहा है मैंने तो 100 केजी मंगाए थे, भले ही 100 मंगाए हो, लेकिन टैक्स लेवी किस पे होगा, 80 पर, क्योंकि डेफिनेशन है टैक्स लगेगा इंपोर्टेड गुड्स पर। तो इंपोर्टेड गुड्स मतलब जो फॉरेन से होते हुए इंडिया की बेस लाइन को टच कर रहे हैं। अब इसमें एक और पॉइंट है बच्चों, आपके घर में कई चीजें रखी होंगी, मोबाइल फोन्स, परफ्यूम्स वगैरह होंगे। परफ्यूम्स वगैरह के लिए तो लोग कहते हैं ये तो परफ्यूम हमारा इंपोर्टेड परफ्यूम है। अब इंपोर्टेड परफ्यूम है वो अपनी लैंग्वेज में सही है, लेकिन गवर्नमेंट की लैंग्वेज में सही नहीं। अपने अकॉर्डिंग जो फॉरेन से गुड्स इंडिया में आया वो इंपोर्टेड है, और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इंपोर्टेड मतलब जो फॉरेन से गुड्स इंडिया में आया और अभी तक पोर्ट पर ही रखा हुआ है। मतलब जब तक वो गुड्स पोर्ट से क्लियर नहीं हो जाता वो गुड्स इंपोर्टेड नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, वापस सुनना। जैसे ही कोई गुड्स इंडिया में आया, कस्टम ऑफिसर उस शिप को घेर लेता है, उससे गुड्स उतरवाते हैं और अपनी जो भी है अपने इनके गोडाउन में या वगैरह जहां पे भी है पोर्ट पे ही उतरवा देते हैं। अब उसका ध्यान वो लोग रखते हैं। जब तक उनकी निगरानी में गुड्स रखा हुआ है वो इंपोर्टेड कहलाएगा। 10 दिन 15 दिन जब तक पोर्ट पे रखा हुआ है वो इंपोर्टेड कहलाएगा। जैसे ही वो पोर्ट से क्लियर हो गया फॉर होम कंजप्शन, आपके घर के लिए उसने क्लियर के ऑर्डर जारी कर दिए, अब वो इंपोर्टेड नहीं कहलाएगा। अब आप में से कोई सोच रहा होगा ये क्या नाटक है कि गुड्स फॉरेन से इंडिया में आया, जब तक पोर्ट पे है तो इंपोर्टेड क्लियर होता ही अब इंपोर्टेड नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है और क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो सर मेरा। तो मेरी बात सुनो, वैल्यूएशन चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि टैक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं इंपोर्टेड गुड्स की। मेरे लिए बच्चों मेरी बात सुनो, मैंने 1 लाख रुपए का कोई मशीन मंगवाई फॉरेन से, वो एक इंडिया में आई, 1 लाख रुपए लग गए। 10,000 रुपए शिप वाले ने दे दिए, 1,10,000 रुपए लग गए। ठीक है, ये जो खर्चा था वो कब तक हो गया, पोर्ट तक का खर्चा हो गया। उस 1,10,000 रुपए में कस्टम ड्यूटी दूंगा। अब एक पोर्ट पे आने के बाद 20,000 रुपए मेरे पोर्ट से मेरे घर तक लाने में लग गए, बाय ट्रक लेके आया, तो अब उस 20,000 रुपए टैक्स दूंगा या नहीं दूंगा। अगर उस गवर्नमेंट ये बोलती कि आपके गुड्स जब तक घर पे नहीं आए तब तक वो इंपोर्टेड कहलाएंगे, तो मुझे बच्चों जो मैंने ट्रक से गुजरात के पोर्ट से जोधपुर तक का जो खर्चा पे किया उस पर भी कस्टम ड्यूटी लगती। लेकिन गवर्नमेंट की इस लैंग्वेज ने मुझे बचा लिया। लैंग्वेज ने कहा पोर्ट तक का ही तो खर्चा इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू होता है, उसके बाद तो वो गुड्स इंपोर्टेड रहा ही नहीं, तो इसका मतलब उस ट्रक के खर्चे पर मुझे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। ये इतना बड़ा फर्क है डेफिनेशन का। डेफिनेशन केवल मैंने बोला है, समझ नहीं है, मतलब ही नहीं है रटने से। तो ये डेफिनेशन इटसेल्फ क्या कहती है, वो गुड्स जो फॉरेन से इंडिया में आया लेकिन अभी तक पोर्ट पे ही रखा हुआ है, क्लियर नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, गुड्स इंपोर्टेड। क्लियर हुआ तो कस्टम ड्यूटी लगती है इंपोर्टेड पर, इंपोर्टेड मतलब फॉरेन से इंडिया में आया, पोर्ट पे रखा हुआ है, क्लियर नहीं हुआ। अब आगे क्या, अब एक और पॉइंट इससे रिलेटेड बच्चों, एक और डेफिनेशन है कोस्टल गुड्स। कई बार एग्जाम में पहले थ्योरेटिकल पॉइंट में आता था, मल्टीपल चॉइस के हिसाब से नहीं, कि इंपोर्टेड और कोस्टल में डिफरेंस क्या है। कोस्टल गुड्स पर पहली बात तो ये इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, जीएसटी लगेगा। लेकिन अब कोस्टल होते क्या है, कोस्टल मतलब बच्चों सुनो, ये अपना इंडिया के ही एक पोर्ट से निकलकर, मैंने ट्रक का नाम नहीं लिया, मैंने प्लेन का नाम नहीं लिया, इंडिया के ही एक पोर्ट से निकल के इंडिया के ही दूसरे पोर्ट पे कोई शिप आती है, उसका नाम होता है कोस्टल गुड्स। बाय शिप कोस्टल कब कहलाएगा, जब बाय शिप
समुद्र के एरिया से एक कोई शिप रवाना हुई और दूसरे स्टेट में वो शिप पहुंचेगी तो उसे नाम दिया गया है कोस्टल। जैसे ही शिप का नाम दिमाग में आता है लोगों को लगता है इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है इसके अलावा भी एक गुड्स होता है जिसका नाम क्या होता है, कोस्टल। कल आपके एग्जाम में आए बाय वे ऑफ शिप, एक स्टेट से निकलकर दूसरे स्टेट में कोई शिप गुड्स लेकर जाती है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कोस्टल। कोस्टल गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं होती। समझ में आ रहा है? इसमें ये आपको नोट भी करना है, वैसे मैंने नोट्स आपको दे ही दिए हैं। इस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, क्यों अलग है, तो दो डेफिनेशन क्लियर हो गई, एक इंपोर्टेड गुड्स और एक कोस्टल गुड्स। कोस्टल गुड्स पर जीएसटी लगता है। क्लियर? अब अगला है एक्सपोर्टेड। क्या होता है एक्सपोर्टेड? भी दो चीजों से बनकर बना है बच्चों, एक एक्सपोर्ट और एक एक्सपोर्टेड। एक्सपोर्ट मतलब मैं अभी मान लो जोधपुर में हूं, मुझे गुड्स फॉरेन भेजना है, जैसे ही मैं गुड्स गुजरात के पोर्ट पे ले जाके रख दूंगा कि मेरा माल भेजो, तो वो तो कहलाएगा एक्सपोर्ट। उस एक्सपोर्ट की खास अहमियत है ही नहीं, या कह दो निल अहमियत है। एक्सपोर्ट पे कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन टैक्स तो एक्सपोर्टेड पे लगता है। और एक्सपोर्टेड मतलब क्या होता है बच्चों, जो 12 नॉटिकल माइल क्रॉस कर गया उसको एक्सपोर्टेड बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक केस है बच्चों जिसमें क्या हुआ था, शिप यहां से रवाना हुआ, बेस लाइन से रवाना हुआ, उस शिप के अंदर जिसका माल था उससे बड़ी खुशी थी कि माल के एक्सपोर्टेड गुड्स पे सरकार 2 करोड़ का इंसेंटिव देगी। किस्मत खराब थी, शिप रवाना हुई लेकिन 12 नॉटिकल माइल यहां पर ही डूब गई तो उसने इंसेंटिव मिला नहीं। उसने कोर्ट में केस करके बोला कि मुझे इंसेंटिव क्यों नहीं, माना शिप डूब गई लेकिन इंश्योर्ड तो थी, तो मैंने किया तो एक्सपोर्ट ही है, शिप डूब गई तो उसमें मेरी क्या गलती, मुझे इंसेंटिव चाहिए। इस केस में जज साहब ने बोला इंसेंटिव किस पर है, तो फिर सामने वाले वकील ने बोला इंसेंटिव तो एक्सपोर्टेड गुड्स पर है। और एक्सपोर्टेड क्या होता है, एक्सपोर्टेड होता है जो 12 नॉटिकल माइल क्रॉस कर गया, और शिप तो यहीं डूब गई, थोड़ा बोल देते शिप वाले को आगे डूबा देता। मेरी बात समझ में आई? कहने का मतलब 12 नॉटिकल माइल क्रॉस होने से पहले ही अगर शिप डूब गई तो वो गुड्स एक्सपोर्टेड नहीं है, एक्सपोर्ट ही है, और इंसेंटिव एक्सपोर्टेड पे था इसलिए आपको अलाउड नहीं होगा। तो डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट मीनिंग रखती है बच्चों। एक्सपोर्ट मतलब जो ले जाना है बाहर, और एक्सपोर्टेड मतलब जब 12 नॉटिकल माइल क्रॉस कर गया। 99% एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन ऐसी कोई गुड्स जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है गवर्नमेंट को रोकने, तो फिर गवर्नमेंट उस गुड्स को जरूर रोकने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा लेती है। लेकिन हमारे लिए वो बात अलग है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिलहाल आपके एग्जाम के लिए दो डेफिनेशन हो गई, इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। इंपोर्टेड क्लियर, एक्सपोर्टेड क्लियर, कोस्टल गुड्स क्लियर, इंडिया क्लियर। एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं अपन इस वीडियो में, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये बड़ी कंफ्यूज करती है। मुझे एक बात बताओ, आपके एग्जाम्स हुए, स्कूल की बात कर रहा हूं, स्कूल में आपने एग्जाम्स दिए, एग्जाम में जो मार्क्स देता है वो कौन देता है, टीचर या प्रिंसिपल? सबके दिमाग में टीचर ही आ रहा है, प्रिंसिपल कभी मार्क्स नहीं देती। तो प्रिंसिपल काम क्या आती है? अब प्रिंसिपल काम क्या आती है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम टीचर से सेटिस्फाइड नहीं है, टीचर ने जानबूझ के हमें मार्क्स कम दिए क्योंकि हम उनके ट्यूशन नहीं जाते थे इसलिए मार्क्स कम दिए, तो प्रिंसिपल कंप्लेंट के लिए, मैनेजमेंट कंप्लेंट के लिए कि प्रिंसिपल ने भी नहीं सुनी तो मैनेजमेंट नहीं सुनी तो कोर्ट। तो ये जो प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट है या कोर्ट है, ये क्या है? ये आपकी डिस्प्यूट को सुनती है। कल आप मैनेजमेंट को ये नहीं बोल सकते हैं हमारी नोटबुक आप चेक कर लो, हमारा आपके घर के हैं, रिश्तेदार है, क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट क्या बोलेगा? चेक तो टीचर ही करेगा, प्रॉब्लम है तो मेरे पास आ जाना, लेकिन डायरेक्ट नोटबुक चेक करने का पावर मेरे पास नहीं है। सेम गोज टू प्रिंसिपल ऑल्सो, सेम गोज टू कोर्ट ऑल्सो। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये जो टीचर है वो टीचर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब बात आता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब क्या? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी विच कंपीटेंट टू पास एनी ऑर्डर, मतलब एक ऐसी अथॉरिटी जिससे पावर दे रखा है ऑर्डर पास करने का। जो मार्क्स आपको टीचर देती है उसे काइंड ऑफ ऑर्डर ही बोलते हैं कि 100 में से इतने मैं मार्क्स दे रही हूं तो ये ऑर्डर है। उस ऑर्डर का अगर डिस्प्यूट है
तो हायर अथॉरिटी के पास जाओगे, लेकिन हायर अथॉरिटी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं कहलाएगी। जो अथॉरिटी स्कूल में आपको मार्क्स देती है या कस्टम, जीएसटी या इनकम टैक्स के अंदर आपको आपकी इनकम टैक्स में आपकी इनकम निकालती है, जीएसटी में आपका टैक्स निकालती है, कस्टम में आपका टैक्स निकाल के देती है कि ये लो आपको इतना टैक्स भरना है, वो कौन है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस कस्टम ऑफिसर ने तो टैक्स बहुत निकाला, कंप्लेंट करनी है, तो जिसके सामने कंप्लेंट करोगे वो कौन हो सकता है? वो बोर्ड भी हो सकता है, वो कमिश्नर अपील भी हो सकता है, वो ट्रिब्यूनल कोर्ट भी हो सकती है, लेकिन ये लोग जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है। ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, क्योंकि हमें जब एडजुडिकेटिंग नाम सुनते हैं बड़ा भारी नाम लगता है, भारी लगता है तो हमको लगता है ये भारी लोग होंगे, लेकिन भारी लोग कभी भी एडजुडिकेटिंग नहीं होते। एक नॉर्मल ऑफिसर जो आपका टैक्स डिटरमाइन करता है वो बंदा एडजुडिकेटिंग कहलाएगा। एग्जाम में 4 ऑप्शन जब आते हैं तो पूछते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन? तो जो नॉर्मल असेसिंग ऑफिसर है वो है। कमिश्नर अपील नहीं है एडजुडिकेटिंग, कमिश्नर ओनली लिखा हुआ है तो वो एडजुडिकेटिंग है। बड़े बड़े टैक्स जब होते हैं जो कमिश्नर भी निकालता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये दिमाग में, ये डेफिनेशन दिमाग में रखिए, इनके नोट्स को पढ़िए, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो पे कुछ और डेफिनेशन चालू करते हैं।